हेलो। तो मैंने ये एनएलएम की पार्ट 1 में तुम्हें आवेग इम्पल्स थ्योरम बताई थी, है ना। अब मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ एनएलएम का, है ना। तो इसमें अपन ने आवेग इम्पल्स थ्योरम पढ़ ली थी। आईएमटी में क्या पढ़ा था अपन ने? डेल्टा पी बराबर आई करना था अपन को। आवेग क्या होता है? एफडीटी क्या होता है? डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी क्या है? संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन है जो एफ डी टी इसके बराबर होता है। ये है आवेग इम्पल्स थ्योरम। इसके आधार पर अपन ने कई सारे क्वेश्चंस ट्राई किए थे और अपन देख रहे थे गेंद का दीवार से टकराना। क्या देख रहे थे? गेंद है वो दीवार से तिरछी टक्कर करती है तो क्या होती है, ये वाली चीज़ें अपन देख रहे थे। तो गेंद है, गेंद का दीवार से टकराना देख रहे थे अपन, है ना। गेंद का दीवार से टकराना देख रहे थे अपन। तो देखो मैं दोबारा सिखाता हूँ, है ना। ये कोई दीवार है मान लो, है ना। अब देखो कौन है ना, दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो ये इसका लंबवत घटक है ना। कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर गेंद सीधी जाएगी, है ना, तो सीधी ही वापस आ जाएगी उल्टी। लंबवत टकराएगी तो थीटा कितना होगा? देखो एक बार तो सीधी गई, फिर एक बार उल्टी वापस आई, तो सीधी में तो 0 और वापस में 180। थीटा हो जाएगा 180 डिग्री दीवार से, है ना। 180 डिग्री। तो जो पी होगा वो क्या हो जाएगा? 2p। अब देखो p2p। अब देखो p क्या है? वेक्टर में है ना। एक तो p सीधा है, p इनिशियल। अब देखो p इनिशियल, देखो जितने वेग से अपन, है ना, यहाँ पर, है ना, घर्षण और दबाव के प्रेशर इन सबको, है ना, नगण्य मान रहे हैं। तो जितना प्रारंभ में p होगा उतना ही बाद में p होगा, है ना। वो संवेग होगा। संवेग क्या होता है? m इंटू v, है ना। तो अब अपन एम वी होता है, एम क्या है इसका? गेंद का द्रव्यमान, और वी क्या है इसका? वेग। अब देखो वेग है, इसके डायरेक्शन क्या है? पहले तो 0 डिग्री थीटा था, दूसरी बार 180 हो जाएगा। 180 में कॉस, 180 में जो है थीटा क्या हो जाएगा? 180 में कॉस थीटा क्या होता है? 180 में कॉस थीटा -1 होता है और साइन थीटा -1 होता है। तो एम वी इधर इसका जो दूसरे वाला का होगा वो हो जाएगा -mv। तो देखो अब P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल करते हैं डेल्टा P की। देखो सीधी जा रही है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं पहला केस। उसके लिए P डेल्टा P क्या होगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल, है ना। तो P फाइनल क्या है उसका? अपना -mv, है ना। क्योंकि वापस जो 180 पे लौट रही है ना, शुरू में तो 0 डिग्री पे गई, फिर वापस 180 पे लौटेगी, है ना। तो -mv माइनस, और इसका तो प्लस में ही है mv, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा ऐसा? -2mv। तो ये तो इसका वो हो गया। अगर इसका परिमाण देखा जाएगा तो परिमाण तो डेल्टा पी का परिमाण होगा वो होगा 2mv। मतलब संवेग है जो दुगना हो जाएगा। सीधी भाषा में संवेग का परिमाण तो दुगना हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन देखी जाएगी तो विपरीत दिशा में। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट डायरेक्शन में है संवेग, और वो की है ही है। गेंद पहले लेफ्ट में थी और बाद में भी लेफ्ट में आई है, यही तो दिखा रहा है माइनस यहाँ पर। अब ठीक है, ये वाली बात तो अपने सीधी वाली में हो गई। अगर तिरछी टक्कर करे तो क्या होगा? मान लो गेंद यहाँ पर है ना। अब गेंद यहाँ पर है ना, और गेंद इससे, ये वाला एंगल है ना, इससे अब देखो इससे ये ऐसे टकराएगी, अपन को दिख रहा है सीधी भाषा में, है ना। तो ये इससे मान लो एक तो ये वाला एंगल हुआ और एक ये वाला एंगल हुआ। मान लो अपन ने इसको थीटा मान लिया तो ये क्या होगा? क्योंकि ये 90 वाला अक्स है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना। तो अब देखो अब क्या होगा कि गेंद जैसे इससे टकराएगी और इसी एंगल से क्या होगा? वापस जाएगी परावर्तन वाला सिस्टम से। तो ये भी थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा। अब अपन को, है ना, देखो या तो घटक इसके कर लो यहाँ पर, या घटक गेंद के कर लो। अपन कोई से भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से करके सिखाऊंगा। देखो गेंद है, अब गेंद का वेग तो ये है, वेग की डायरेक्शन, ठीक है। और इसका द्रव्यमान क्या है? m, वो तो फिक्स है। यहाँ भी m लिया था, यहाँ वेग की डायरेक्शन ये थी, है ना। अब ये वेग की डायरेक्शन ये है। मान लो देखो अपन ढंग से देखें तो
ये और देखो अब इस वेग को ये है तो इसका एक घटक तो ये होगा और एक घटक ये होगा, फिक्स है ना। अब देखो यहाँ पर जेड नहीं बन रहा है क्या उल्टा, देखो ये वाला एंगल जेड, और अपन जानते हैं कि जेड में जो ये थीटा होता है तो ये वाला थीटा होता है, और ये उल्टा जेड बन रहा है ऐसे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये थीटा वाला एंगल है तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल तो थीटा है। अब जो थीटा के साथ होता है उसको तो अपन लिखते हैं वी कॉस थीटा, ठीक है। और इसको ये थीटा से दूर वाला एंगल है, दूर वाली डायरेक्शन होती है, इसे लिखते हैं अपन वी साइन थीटा। तो ये तो वेग के डायरेक्शन अपन ने लिखना सीख लिए, यहाँ थीटा है तो अगर इस हिसाब से लिखें अपन, यहाँ 90 माइनस थीटा है तो यहाँ भी 90 माइनस थीटा है ना, है ना। तो इस हिसाब से लिखें तो ये हो जाएगा, इसके 90 माइनस थीटा के हिसाब से लिखें तो ये होगा वी कॉस 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा वी साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो वी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, वी कॉस थीटा, और वी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, वी साइन थीटा। बेसिक मैथ में अपन ने सीख लिया है। तो ये मतलब एंगल हमेशा फिक्स रहेगा कि ये वी साइन थीटा ही रहेगा, ये वी कॉस थीटा ही रहेगा, चाहे 90 माइनस थीटा से करो चाहे थीटा से करो, है ना। अब क्या होता है बहुत से क्वेश्चंस में क्या बोलता है कि ये जो दीवार के साथ बनाया गया कौन, ये दीवार है, अब ये तो क्या है अभिलंब के साथ बनाया गया कौन है, थीटा। ये बोल देता है कि दीवार के साथ बनाया गया कौन 90 माइनस थीटा न होकर बोल देगा कि थीटा है, तब अपन को चेंज करना पड़ जाएगा यहाँ पर, वो अपन अगले बार उसमें सीखेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से ये बॉल वापस टच जाएगी, अब बॉल वापस जाएगी तो इस लाइन पे इसका क्या होगा, वेग, है ना। इस लाइन पे इसका क्या होगा, ये वेग। अब इस लाइन पे इसका वेग है तो वही देखो, एक तो ये घटक बनेगा इसका, एक ये घटक बनेगा इसका। अब देखो ये थीटा है ना, और तो ये अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, तो ये थीटा होगा, तो ये वी कॉस थीटा हो जाएगा, ये वी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये वी कॉस थीटा। अब देखो ये तो प्रारंभिक संवेग है इसका, ये इसका अंतिम संवेग है। इस हिसाब से देखो प्रारंभिक संवेग दो भागों में है। प्रारंभिक संवेग की गेंद को लिखें अपन तो एक तो इस डायरेक्शन में है वी कॉस थीटा, और एक ये वाला है वी साइन थीटा, और अंतिम संवेग भी इसी बॉल पे लिखें अपन अगर, तो देखो एक तो इधर है वी कॉस थीटा, और एक है ना नीचे है वी साइन थीटा, है ना। देखो अपन क्या देखते हैं कि देखो जब प्रारंभिक, अब डेल्टा पी लिखेंगे अपन इसके लिए संवेग में अंतर, तो क्या होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब देखो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिखेंगे। अब इसका पी इनिशियल देखते हैं, पी इनिशियल ये वाला है वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। अब देखो इसकी डायरेक्शन देखो, अब देखो अपन डायरेक्शन लिखना सीखते हैं। डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, ये वाला, ये प्लस आई कैप है, ये माइनस आई कैप है ना, ये प्लस जे कैप है और ये माइनस जे कैप है। अब देखो इस हिसाब से अपन डायरेक्शन लिखते हैं इस हिसाब से। तो देखो प्रारंभिक संवेग इधर था, एक तो वी कॉस थीटा और एक था इधर वी साइन थीटा। तो पी इनिशियल कैसे लिखेंगे अपन, पी इनिशियल, तो पी इनिशियल में देखो ये वाला तो क्या है आई कैप में प्लस में, तो देखो ये होगा वी कॉस थीटा आई कैप प्लस में, और ये वाला किस में है माइनस जे कैप में वी साइन थीटा, है ना। तो ये क्या है माइनस वी साइन थीटा जे कैप, ऐसे लिखेंगे। और पी फाइनल कैसे लिखेंगे अपन, पी फाइनल का ये किस में है, देखो माइनस आई कैप में, तो देखो माइनस वी कॉस थीटा आई कैप, और ये भी किस में है माइनस में, है ना। तो इसको लिखेंगे माइनस वी साइन थीटा जे कैप, है ना। अब देखो डेल्टा पी क्या है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना। तो अब देखो डेल्टा पी लिखते हैं अपन इसके लिए, डेल्टा पी लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ये तो पहले आएगा, तो माइनस वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप, और ये देखो माइनस में जाएगा, है ना। तो अभी ये पूरा टोटल ये है, अब इसके आगे माइनस लगेगा तो कैसे लिखेंगे, माइनस लगाएगा, है ना। तो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस ये हो जाएगा माइनस वी कॉस थीटा आई कैप, और माइनस माइनस इसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस वी साइन थीटा जे कैप। अब देखो ये
प्लस वी साइन थीटा जे कैप है, ये माइनस वी साइन थीटा जे कैप है। दोनों एक जैसे हैं और विपरीत डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, है ना, कट गए। तो अब डेल्टा पी क्या बचा अपना, डेल्टा पी बचा माइनस वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी कॉस थीटा आई कैप, है ना। तो ये डेल्टा पी क्या आ जाएगा, -2v cos थीटा आई कैप। ये क्या है, -2v cos थीटा आई कैप। अब ये आई कैप तो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। आई कैप तो क्या दिखा रहा है अपना, किस दिशा में, तो डेल्टा पी क्या आ गया अपना, डेल्टा पी वेक्टर आ गया -2v cos थीटा -2v cos थीटा। अब डेल्टा पी ये है इसका। अब इसका संवेग में परिवर्तन क्या हुआ है, -2v cos थीटा में, -2v cos थीटा। अब ये अपन को याद रखना है ना। अब देखो एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, है ना। अब इसका अब देखो डेल्टा पी बराबर क्या होता है, डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी, है ना, नहीं वो उल्टा लिख दिया, डेल्टा एफ। अब आई एम टी लगा दो, आई एम टी में डेल्टा पी बराबर क्या होता है, आई डेल्टा पी बराबर एफ डी टी लगाएंगे, है ना। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बाई डी टी, डेल्टा पी बाई टी, है ना। तो एफ एवरेज क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ एवरेज आ जाएगा डेल्टा पी बाई टी, यानी अब देखो एवरेज, अभी इसका परिमाण लिख रहे हैं अपन, परिमाण, तो इसमें माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2v cos थीटा बाई टी। अब वो बोल देगा कि 2 सेकंड बाद गेंद की डायरेक्शन, 3 सेकंड बाद गेंद की डायरेक्शन, तो वो टाइम लिखना है अपन को, कितने सेकंड बाद, है ना। तो वो टाइम लिख देंगे इसमें। ये तो हो गया। अब देखो अपन ने उस वाले घटक में जो डायरेक्शन ली थी वो तो अपन ने देखो यहाँ से ली थी गेंद से, है ना। अब देखो अपन चाहे यहाँ से लेंगे ना तब भी वही बात होगी, ये गेंद है, ये यहाँ टकराएगी, है ना, और ये इसका वो है। तो अपन ने देखो ये थीटा ले लिया, तो देखो अब ये गेंद यहाँ से इस जगह पे आएगी, इस जगह पे आएगी। तो गेंद की डायरेक्शन देखो, गेंद है जो टकराने से पहले संवेग किधर जा रहा है, टकराने से पहले इसका संवेग देखो इस जगह पे देखो, संवेग इधर जा रहा है अंतर। तो एक तो इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, और टकराने के बाद गेंद का संवेग एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक उल्टा ही इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिख देंगे। अगर थीटा यहाँ इसकी जगह इसको दे दिया तब क्या करना है, देखो थीटा इस जगह पे है तो अपन को गेंद का संवेग डेल्टा पी बराबर क्या लिखना है, -2v cos थीटा आई कैप। अब देखो ये 2m क्यों नहीं लिया मैंने, m तो कॉमन है, m तो सब जगह कॉमन है, फिक्स है m। तो देखो डेल्टा पी अपन ने देखो यहाँ पर भी है ना m मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी इस जगह से भी m मल्टीप्लाई में है, क्योंकि p बराबर क्या होता है mv। मैंने सिर्फ वेग घटक लिए हैं यहाँ पर, ये याद रखना। m तो हमेशा मल्टीप्लाई है, जैसे मैंने क्वेश्चन जो मैंने इनमें लिख रखा है ना, तो वो तो m तो मल्टीप्लाई में है, तो ये हमेशा m आएगा इनमें। गलत बता रहा हूँ मैं, m हमेशा आएगा m, क्योंकि p डेल्टा p बराबर क्या होगा, p बराबर होता क्या है mv। m तो फिक्स है, द्रव्यमान थोड़ी परिवर्तित हो रहा है, अपन द्रव्यमान परिवर्तन वाले केस तो आगे देखेंगे, जो ये फॉर्मूला होगा इसमें m आएगा, है ना। ये v गलत लिख दिया मैंने, है ना, m आएगा। तो ये जो डेल्टा पी, इसके लिए देखो यहाँ से थीटा लिया जाए ना, हमेशा याद रखना है कि यहाँ से थीटा लिया जाए तो डेल्टा पी परिवर्तन क्या होगा, -2mv cos थीटा आई कैप। ये होगा अगर थीटा है जो ये बोल दिया जाए कि ये तो गेंद है और ये गेंद आई और ये गेंद इधर से टकरा के इधर गई, और थीटा ये वाला एंगल दे लिया जाए, ये वाला एंगल थीटा ले लिया जाए, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अभी इस जगह पे थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा रखेंगे, -2mv cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा -2mv cos की जगह होगा साइन थीटा। तो जब यहाँ से थीटा लिया जाए ना, कहाँ से, दीवार से जब थीटा लिया जाए तो वहाँ साइन थीटा लिखना है अपन को, क्योंकि जो 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो अपन को दीवार से लिया जाए ना, अगले क्वेश्चन में मैंने ना नोटबुक में दीवार से ले रखा है और उसमें मैंने वो ले रखा है क्या, साइन थीटा। ये वाला तुम्हें करना है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे अगली, जब देखो एक क्वेश्चन है IMT से कर रखा है क्वेश्चन, अगर ना हो तो मुझे ना तुम बता देना, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो
ये रहा, देखो क्या बोल रहा है कि एक गेंद है जो 2 केजी की गेंद है। अब इसका 2 केजी की गेंद है, मतलब इसका द्रव्यमान दे दिया 2 केजी, है ना, को धरातल से 20 मीटर की ऊंचाई से मुक्त पतन किया जा रहा है। मुक्त पतन मतलब 20 मीटर की हाइट से सीधा छोड़ा जा रहा है ना। अब सीधा छोड़ा जा रहा है तो इसका वेग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना। अपन को पता है कि वेग बढ़ेगा तथा गेंद 5 मीटर तक उछलती है। अब ये क्या होता है, देखो ये गेंद क्वेश्चन अच्छा है, मैं करके दिखाता हूँ। क्या बोल रही है कि एक गेंद 2 केजी की गेंद को धरातल से 20 मीटर की हाइट तक ऊपर उछाला जा रहा है ना। अब ये देखो गेंद है, ये गेंद है, मान लो ये गेंद, अब ये हाइट कितनी है 20 मीटर। अब देखो 20 मीटर की हाइट है, अब 2 केजी की गेंद है ना। ये इसको ऊपर से नीचे तक पटकेंगे तो इस जगह का वेग बता सकते हैं अपन। ये तो अपन ने उसमें पढ़ा है, कौन सा समीकरण लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। v कितना है निकालना है, u कितना है इसका मुक्त पतन है 0 और a कितना है इसका। अब देखो ये नीचे लग रहा है, ये नीचे लग रहा है ना, ये नीचे लग रहा है तो v बराबर इसका नीचे कितना होगा, ये कितना है 10 और t कितना है, t तो दे ही नहीं रखा, टाइम नहीं दे रखा, इसमें हाइट दे रखी है, तो वो वाला समीकरण लगेगा कौन सा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन सा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो यू स्क्वायर तो 0 है, वी स्क्वायर निकालना है 2, ए कितना है जी का मान 10 और एस कितना है 20 और इसका वर्ग वी निकालना है, तो अंडर रूट 2g से, है ना, 2as से। तो देखो अब इसका अपन देखो 2 दूनी का 4 और 400 हो गया, और 400 का रूट v कितना आ जाएगा, v बराबर 400 का रूट कितना हो जाएगा 20। तो इसका 20 मीटर के बाद इसका जो वेग है वो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मतलब यहाँ टकराने से पहले गेंद है जो टकराने से पहले 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पकड़ लेगी। ये तो अपन 1D से कर लेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि टक्कर के बाद गेंद 5 मीटर तक उछलती है। यहाँ टक्कर हुई और टक्कर के बाद गेंद, अब टक्कर कैसी है, प्रत्यास्थ टक्कर नहीं है, टक्कर में जो है वो वेग घटा है, तो कितना कितना 5 मीटर तक उछली है। पहले 20 मीटर की ऊंचाई से गिरी जाए और वो अब सिर्फ 5 मीटर गई है, 5 मीटर पे जाके उसका वेग है जो 0 हो रहा है। यही तो बात है, उछलेगी यहाँ पर उसका वेग कितना है, देखो यहाँ पर 20 है तो उल्टा ही 20 होगा, 20 मीटर पर सेकंड से ही उछलेगी। लेकिन जो वेग है, अब देखो 20 मीटर से तो नहीं उछली, 20 मीटर से उछलती तो वो वापस कित पे जाती 20 मीटर हाइट पे, लेकिन नहीं गई। क्यों, क्योंकि उसका वेग यहाँ पर 0 हो गया 5 मीटर पर। अब 5 मीटर पर वेग 0 हो गया। अब जो संपर्क समय है, मतलब गेंद टकरा के उछली, टकराई और टकरा के उछली, टकराई और टकराई उछली, वो संपर्क समय कितना है 0.01 सेकेंड है ना। ये संपर्क समय बता दिया उसने। तो धरातल द्वारा गेंद पर लगाया गया औसत बल ज्ञात करो, मतलब धरातल द्वारा। अब जब मान लो कि अपन गेंद इस पे उछली 20 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराई, टकराने के बाद वो धरातल पर दबाव लगाएगी और धरातल गेंद पे दबाव लगाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया होगी, तो उसका इन दोनों का संपर्क समय कितना है 0.1 सेकेंड। तो अब देखो ये पूछ रहा है कि धरातल द्वारा बल लगाया गया, मान लो धरातल द्वारा कितना बल लगाया जाएगा, जितना बल गेंद लगाएगी। वही तो होती है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, जितना बल अपन कोई चीज पर लगाएंगे उतना ही बल वो चीज अपन पे लगाती है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। यही तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ, यही तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अपन अब क्या करेंगे, अब देखो ये v1 से टकराएगी, यहाँ v1 क्या है 20 मीटर पर सेकंड, और v2 क्या है, ये v2 ऊपर जाएगी। अब v2 कैसे निकालेंगे, देखो v2 अपन कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक वेग तो दिया हुआ है ना, v बराबर v2 अपन कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2g h, v2 बराबर 2 इंटू जी कितना है 10, h कितनी है 5, लगा दो 5 दूनी का 10, 100 v2 बराबर कितना आ रहा है 10। मतलब उछली 10 से है, मतलब गिरी तो 20 से और उछली 10 से। तो अब अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर IMT, क्या लगाएंगे IM
टी आई एम टी क्या होती है, डेल्टा पी बराबर एफ डेल्टा टी, एफ एफ डेल्टा टी। अब देखो, अब अब अपन को डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन, देखो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, गेंद टकराई, धरातल पर टकराई, तब वेग था 20, टकराने के बाद उछली, तब वेग आ गया उसका 10। तो देखो पहले वेग कितना था, डायरेक्शन इधर थी, ये तो पी इनिशियल कितना आएगा, पी इनिशियल 20 गुणा 2, क्योंकि एम भी होता है और वी तो 20 है, एम 2 है, और ये टकराने के बाद एम भी लगाएंगे तो एम 2, और क्योंकि 2 kg का तो ब्लॉक है ना, और बी के कितना है 10। अब देखो डायरेक्शन इसकी तो ऊपर है, इसकी नीचे है, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लें अपन तो नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, अगर नीचे वाले को पॉजिटिव लें अपन तो ऊपर वाले को नेगेटिव लेंगे, कोई सा भी ले लो, एक तो लेना ही पड़ेगा, तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो देखो पी फाइनल कितना आ रहा है, पॉजिटिव 20, पी इनिशियल नेगेटिव में आएगा क्योंकि अपन ने वो पॉजिटिव लिया है, तो 40 नेगेटिव में। तो अब देखो अब कैसे लिखेंगे, डेल्टा पे कितना आएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मैंने बहुत आराम से समझा रहा हूँ। तो पी फाइनल कितना है 20, अगर माइनस में है तो माइनस माइनस 40, तो कितना आ जाएगा, दोनों का टोटल हो जाएगा 4 दूनी का 4 2 6, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस 60। अब देखो डेल्टा पी फाइनल यहाँ पर 60 आया है, अगर इसको अपन नेगेटिव लेते इस डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लें, तब देखो ये तो हो जाएगा माइनस का 20 माइनस, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव में 60, पॉजिटिव में 60 40 है ना, तो डेल्टा पी क्या आ रहा है, डेल्टा पी माइनस में कितना आ रहा है 60। इसका मतलब देखो माइनस में 60 आ रहा है, इसका मतलब ऊपर की बगल 60 है। मैंने क्या बोला, माइनस हमेशा डायरेक्शन बताएगा, यहाँ पर डायरेक्शन अपन ने ऊपर के, अब की बार माइनस में ऊपर को लिया है, तो मतलब संवेग में जो परिवर्तन है वो ऊपर की बगल है, सही बात है, क्योंकि दीवार धरातल से नीचे तो कुछ है ही नहीं है, धरातल से देखो टकराई भी ऊपर और गई भी ऊपर। तो अब ये समझ आ गया ना तुम्हें कि माइनस आने का मतलब क्या है, माइनस जिस दिशा में अपन, जिस दिशा को अपन ने माइनस में लिया है उस दिशा में संवेग आया है, तो संवेग में परिवर्तन कितना आ गया। अब कुछ भी ले लो, देखो संवेग में परिवर्तन, यहाँ पर अपन को डायरेक्शन नहीं लिखनी है, ये तो माइनस तो अपन को सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, अपन को डायरेक्शन नहीं लिखनी है। तो देखो देखो अब यहाँ पर देखो, मान लो ये कितना आ गया -60, अपन को डायरेक्शन लिखनी नहीं है, ये भी अगर अपन यहाँ माइनस लिखते हैं ना तो ये भी डायरेक्शन को ही बताएगा। अब एफ तो अपन को निकालना है फोर्स, देखो चाहे गेंद का फोर्स निकालो चाहे धरातल का, दोनों एक ही होंगे क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। धरातल का फोर्स कितना निकालेंगे भाई, धरती तो इतनी बड़ी है, कितना फोर्स लगा देगी वो तो, जितनी गेंद लगाएगी उतना ही वो लगाएगी। और टाइम डेल्टा टी कितना दिया, 0.01 सेकेंड। अब देखो -60 बटा 0.01 सेकेंड को इधर लाओ 0.01, ये आ जाएगा एफ कितना हो जाएगा 2 0, तो इंटू 2, तो ये कितना हो गया 6000, कितना हो गया 6000। तो एफ जो एवरेज आ रहा है वो -6000 न्यूटन आ रहा है, कितना न्यूटन। अब माइनस का मतलब ऊपर है, ऊपर क्योंकि मैंने लास्ट में माइनस का डायरेक्शन लिया है, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया जाए तो ये पहले ही पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसका मतलब अब भी फोर्स ऊपर ही लग रहा है। तो धरातल का फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, किधर ऊपर, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कर रखा है इधर, है ना। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, यदि द्रव्यमान बदले वह वेग नियत रहे, ऐसे केस पढ़ेंगे। देखो मेरे को लगता है कि तुम्हें मतलब गेंद गेंद का टकराना अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से समझा है, इससे अच्छे से सर भी नहीं समझा सकते। ठीक है, तो तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा। अब अपन है ना ये वाला केस देखते हैं कि यदि द्रव्यमान बदले व वेग नियत रहे तो क्या होगा केस। देखो देखो आवेग इम्पल्स थ्योरी क्या होती है, डेल्टा पी बराबर क्या होती है, एफ डी टी, है ना। अब एफ अपन निकालते हैं तो यहाँ से डेल्टा पी बाई डी टी हो जाएगा। अब एफ देखो, अब इसको डी पी लिया जाए, अवकलन करना है ना अपन को डी पी, तो डी डी में क्या होगा एम वी बाई डी टी, है ना। तो देखो अगर अपन केस क्या पढ़ रहे हैं कि द्रव्यमान बदल रहा है लेकिन वेग नियत है, क्या बदल रहा है, द्रव्यमान एम चेंज हो रहा है और वी क्या है कांस्टेंट,
ये वाला केस देख रहे हैं अपन, m चेंज हो रहा है, v कांस्टेंट है, तो f, तो देखो अब देखो जो मल्टीप्लाई में होता है उनका अवकलन कैसे होता है, d, देखो एक बार एक को बाहर ले लो, v dm बाई dt प्लस एक बार एक को बाहर ले लो, m dv बाई dt, ऐसे इसका अवकलन हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि v कांस्टेंट है, तो मतलब dv बाई dt क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 1 मतलब 0, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 0 समाकलन अवकलन में, तो f बराबर v dm बाई dt प्लस c, ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू, इसको हटा दो क्योंकि समाकलन में कांस्टेंट वैल्यू की, समाकलन अवकलन में कांस्टेंट वैल्यू की कोई मान्यता नहीं होती। तो अब अपने पास ये आ गया। अब अपन को द्रव्यमान चेंज करने वाले केस देखने हैं, तो उनमें जो आवेग इम्पल्स थ्योरम है वो क्या होगी, वी डी एम बाई एफ डी टी, ये वाली थ्योरम अपन को लगानी है, यही तो है। तो अब इनके केस कैसे होते हैं, देखो इनके केस में बताता हूँ। इनके केस कैसे होते हैं कि देखो द्रव्यमान बदले लेकिन वेग ना बदले, है ना, द्रव्यमान बदले लेकिन वेग ना बदले, ऐसा केस कहाँ देखने को मिल सकता है अपन को, देखो एक तो ऐसा केस रॉकेट में देखने को मिलता है। कैसे, देखो रॉकेट होता है ना, रॉकेट के दो पार्ट होते हैं, मैं समझाता हूँ आज। ये तो रॉकेट का ऊपरी पार्ट है ना, इसमें मेन यंत्र लगा होता है, क्या लगा होता है, यंत्र। इस वाले पार्ट में क्या लगा होता है, तो मेन इंजन होता है, इंजन या फिर जो भी चीज़ अपन को ऊपर भेजनी होती है वो। और इसका जो निचला पार्ट होता है ना, ये बड़ा वाला पार्ट है ना, ये बाहरी पार्ट होता है। और ये क्या होता है, इसमें ईंधन होता है, ईंधन, और इधर से ये रॉकेट अपनी गैस छोड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे रॉकेट ऊपर जाता है ना। अब रॉकेट ऊपर जाएगा, है ना, रॉकेट एक फिक्स वेग से ऊपर जाता है, किसने, v इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है रॉकेट के लिए, क्योंकि इंजन है और रॉकेट में कोई मशीन तो, आदमी तो बैठा नहीं है, तो धीरे धीरे एक्सक्लेरेट करेगा उसको, धीरे धीरे उसकी रेस बढ़ाएगा। उसमें क्या है, वो जितनी रेस से नीचे से उड़ेगा उतनी ही रेस से ऊपर से जाएगा, क्योंकि रॉकेट का इंजन इस तरह से बनाया जाता है कि वो एकदम में पावर निकाले। जैसे कि अपन ने तार लगाए और मोटर अपनी फुल स्पीड में दौड़ने लग गई, तार लगाते ही, है ना, तार लगाते ही कोई भी चीज़ की मोटर होती है, पानी की मोटर होती है, वो अपने फुल स्पीड से दौड़ने लग जाती है, वही तो होता है ना। पानी की मोटर चलाते हैं, बोरवेल भी तो यही काम होता है। अभी क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि ये रॉकेट का इंजन ईंधन है वो खत्म होता जाएगा, तो क्या होगा, जो रॉकेट का द्रव्यमान है dm वो परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे, यानी m है जो घट रहा है धीरे धीरे, m उसका घटता जाएगा। और फोर्स क्या होगा, और देखो फोर्स तो फिक्स है, देखो फोर्स तो फिक्स है यहाँ पर रॉकेट के लिए, है ना, लेकिन समय धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, समय तो फिक्स है, समय भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वेग फिक्स है, लेकिन जो dm बाई dt है वो क्या हो रहा है, dm बाई dt पर टाइम जो dm बाई dt है वो घट रहा है, समय के अनुसार द्रव्यमान है जो घटता जा रहा है। यही तो हो रहा है इसमें रॉकेट में, क्योंकि ईंधन खत्म होता जा रहा है, ईंधन फ्यूल उड़ रहा है, जल के इन गैसेज निकल रही हैं प्रेशर से नीचे की तरफ, तो क्या हो रहा है कि dm बाई dt है वो घट रहा है। अब ये फिक्स है ना, देखो ये वैल्यू अपन को पता है कि वेग तो कांस्टेंट है। अब इस चीज़ को कांस्टेंट बनाने के लिए धीरे धीरे दबाव फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, क्या होगा, फोर्स बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि वेग तो अपन ने फिक्स ले दिया पहले ही कांस्टेंट, पहले ही, तो अब ये तो चेंज होगा ही नहीं, अब ये घटेगा, तो इस वैल्यू को कांस्टेंट, देखो F बराबर क्या है, v dm बाई dt। अब यहाँ पर वेग फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, dm बाई dt घट रहा है। तो अब इस वैल्यू को, फोर्स है वो शुरू में एक फोर्स, उसने मान लो रॉकेट 600 न्यूटन फोर्स से उड़ा, तो वो तो बाद में भी 600 न्यूटन फोर्स ही लगाएगा, रॉकेट का इंजन तो 600 न्यूटन फोर्स ही निकालेगा, जब तक उसमें ईंधन की एक एक बूंद बचेगी तब तक, है ना। रॉकेट है जो फिक्स वेग से उड़ेगा, मतलब वो फोर्स तो फिक्स लगाएगा,
तो अब इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए उसका वेग बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये घटेगा तो इस वैल्यू को बढ़ाएंगे। जैसे मान लो ये पहले 4 था और ये पहले 4 था, अब ये घट के 2 हो गया, तो इसको बढ़ना ही होगा। 4 चक्कू 16, इस वैल्यू को 16 आने के लिए इसको क्या हो जाना पड़ेगा, 8। इसको 8 होना पड़ेगा या नहीं होगा, 8 दूनी का 16 करने के लिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है रॉकेट में, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है रॉकेट में। इसलिए अपन जितने भी रॉकेट लॉन्च की वीडियो देखते हैं उनमें थोड़ी देर के बाद एक एक ईंधन सेल है वो हटता जाता है। जैसे ये वाला ईंधन सेल खत्म हुआ, हट गया, ये वाला ईंधन सेल हुआ, हट गया, ये वाला ईंधन सेल खत्म हुआ, हट गया, ऐसे हटता जाता है। क्यों? क्योंकि वो वज़न को कम करते हैं, जिससे जो वेग है वो डबल हो जाए। जितना वज़न कम होगा ना उसका डबल होगा वेग, मतलब बढ़ रहा है ना वेग। तो ये इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो बोरवेल वाला सिस्टम क्या होता है। ये तो रॉकेट वाला एग्जांपल दे दिया मैंने dm/dt में, है ना। बोरवेल क्या होता है कि देखो ये बोरवेल होती है, अंदर मोटर चलाई, मोटर अपनी फिक्स रफ्तार में दौड़ेगी, मोटर अपनी फिक्स रफ्तार में दौड़ेगी। वो जितना पानी, अब देखो बोरवेल का पाइप होता है ना, ये अंदर की नली वो तो चौड़ी होती है ना। अब धीरे धीरे अपन लेके चलते हैं। अगर अपन ने यहाँ पर चौड़ा पाइप लगा दिया बड़ा, तो क्या लगेगा अपन को, जो पानी की रफ्तार है वेग वो कम होता ही है। बड़ा वाला पाइप लगा दो अपन अगर अपने घर की मोटर में 4 इंची वाला मोटी लाइन लगा दें, जो मतलब खेतों में पानी देने वाली होती है, तो वे कितना पानी आएगा धीरे धीरे। और अगर उसकी जगह पे अपन ने पतली नली, जो कूलर में पानी भरा जाता है, इतनी पतली नली लगा दिया, तो क्या होगा, नली में जो आने वाला वो द्रव्यमान है, वेग, वो जो मास है वो कम हो जाएगा। dm/dt समय के अनुसार धीरे धीरे घट रहा है। अब इधर तो वेग कम हो गया, इधर मास कम निकल रहा है, इधर मास ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर वेग है वो कम होगा, लेकिन यहाँ पर वेग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जितना पतला अपन जैसे नली को आगे से जितना पिचकाते जाएंगे, उसका प्रेशर उतना ही क्यों बढ़ता जाता है, उसका वेग उतना ही क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ फोर्स को कैलकुलेट करना होता है, फोर्स को कांस्टेंट करना होता है। फोर्स जो बल है उसको कांस्टेंट रखना होगा, क्योंकि बल तो फिक्स है, मोटर बल तो फिक्स लगा रही है। यहाँ से मोटर तो अपनी रफ्तार थोड़ी ना चेंज कर रही है, मोटर अपनी रफ्तार कभी चेंज नहीं करती है। तो अपन जितना पतला पाइप लेंगे उतनी रफ्तार तेज हो जाएगी। जैसे अपन आगे से नली को पिचका देंगे, तो अब देखो पहला केस यही है नली पिचकाने वाला। कैसे? देखो पाइप में बहने वाला पानी का द्रव्यमान, है ना। तो देखो केस फर्स्ट क्या है dm/dt वाला केस में। केस फर्स्ट क्या है, पानी, देखो पानी का पाइप है, उसमें जो पानी का पाइप है, अब इसमें देखते हैं अपन केस। देखो ये पानी का पाइप है मान लो, है ना, ये एक सीधा पानी का पाइप है। अब इसमें क्या होता है कि ये पानी निकलेगा, इसके द्रव्यमान से भरा हुआ पानी है ना, इसकी लंबाई L है ना। अब देखो एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होता है, उसे कहते हैं अपन लैम्बडा। ये वाली बातें अपन को याद होनी चाहिए। एकांक लंबाई का द्रव्यमान लैम्बडा होता है। एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या होता है, देखो लैम्बडा होता है, और एक होता है सिग्मा। हाँ, ये वाली चीज़ें बता देता हूँ मैं तुमको। जो एकांक लंबाई मतलब कोई छड़ है, कोई पानी की रॉड है, अब इसका द्रव्यमान फिक्स m है और इसकी लंबाई L है, ठीक है। एकांक लंबाई, एकांक मतलब एक अंक, यानी एक अंक की लंबाई क्या होगी, एकांक, जब इसके लिए जो एकांक लंबाई का द्रव्यमान होगा, एकांक, अब ये वाली बात हमेशा याद रखना, मैं एक बार ही बताऊंगा। एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान होगा लैम्बडा बराबर क्या होगा, m/L। ये वाली बात हमेशा याद रखना। अब मान लो कोई पट्टिका के लिए क्या होता है, उसकी चौड़ाई b होती है और इसकी लंबाई होती है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर AB, है ना, AB होता है। तो एकांक क्षेत्रफल इसका द्रव्यमान m है ना। ये हमेशा काम आएगा अपने। एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान होगा सिग्मा बराबर क्या होता है, m/A। ए क्या होगा इसका, m/, क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल अलग अलग पट्टिका हो सकती है, देखो चकती हो सकती है, गोल चकती हो सकती है, रिंग हो सकती है ना।
स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ऐसी हो सकती है। सबका क्षेत्रफल अलग अलग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। चक्ति का क्षेत्रफल क्या होता है, चक्ति का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। ऐसे इनका क्षेत्रफल लेना है अपन को एम बाई ए, है ना। अब एक अंक देखो, एक अंक लंबाई का द्रव्यमान देखिए अपन ने लैम्बडा बराबर एम बाई एल, एक अंक क्षेत्रफल का द्रव्यमान सिग्मा बराबर एम बाई ए, और एक अंक आयतन। जैसे कोई पानी का बक्सा भरा है, पानी का बॉक्स भरा है, तो इसका एकांक, इसका टोटल का द्रव्यमान एम है, तो एकांक आयतन, एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होगा, एकांक आयतन का द्रव्यमान होगा इसका सिग्मा रो लेते हैं इसका, रो बराबर एम बाई ये वाली बातें है ना। अगर तुम्हें नहीं आए ना समझ, तो एक पन्ने में कहीं भी जगह हो ना तो लिख लेना एम बाई, अब आयतन क्या होता है वी, एम बाई वी। अब आयतन सबका अलग अलग होता है। जैसे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। कैसे ऐसे ही होता है ना कुछ, मेरे को याद नहीं है ढंग से, है ना। और छड़ का द्रव्यमान, जितने भी बॉक्स हैं, पाइप का, बेलन का, कोई भी जैसा भी बर्तन होगा उसका अपन को आयतन निकाल लेना है। वो तो अपन अलग अलग केस में अलग अलग आयतन निकाल के देख लेंगे। तो ये तो अपन को समझ आ गया। अब देखो पाइप की लंबाई बढ़ रही है, तो लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा। अब देखो पाइप है, एक सीधा पाइप लो, है ना, अगले पेज में देखते हैं। अब अपन पाइप वाला केस लेते हैं ना, केस फर्स्ट, है ना, केस फर्स्ट पाइप वाला केस लेते हैं। तो पाइप देखो, अब तुम कहोगे कि पाइप तो उस बेलन के जैसा हो गया, इसमें आयतन भरा हुआ है ना। लेकिन अगर पाइप को अगर अपन बंद कर दें और पानी में पानी एकदम विस्तार से बराबर भरा है ना, तो ये छड़ की तरह काम नहीं करेगा क्या, छड़ की तरह काम करेगा ये। तो इसकी लंबाई क्या होती है एल, और इसका द्रव्यमान क्या है एम, टोटल का पाइप समेत द्रव्यमान का, है ना। तो अब इसमें एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसका, लैम्बडा बार और एम बाई एल, ये इसका एकांक द्रव्यमान है। और अपने पास जो यदि द्रव्यमान बदले और वेग ना बदले तब फिर एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर वी डी एम बाई डी टी। ये वाली चीज़ तो अपन को आ ही चुकी थी, है ना। अब इसका देखो टी बराबर 0 समय है, टी बराबर 0 समय पर वेग क्या है वी। अब क्या करते हैं अपन, एकांक लंबाई अल्प लंबाई को देखते हैं, अल्प लंबाई। अब देखो इसका एकांक लंबाई छोटा टुकड़ा काट लेते हैं, इसका क्या करते हैं, छोटा टुकड़ा काट लेते हैं ना। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ ना, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया अपन ने समझाने में ना। तो देखो इसका अगर अपन मान लो छोटा टुकड़ा लें, ये वाला छोटा टुकड़ा ले लिया, तो इसका अब ये DL लंबाई का टुकड़ा ले लिया, है ना, DL लंबाई का टुकड़ा ले लिया, और इसमें जो और DT समय ले लिया, है ना, DT समय ले लिया, DL लंबाई का टुकड़ा ले लिया। तो अब DT समय में DL लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, DM। इसका इसमें जो पाइप का द्रव्यमान, पाइप में पानी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा DM। तो मतलब DT समय में DL लंबाई, देखो मैं लाइन लिख रहा हूँ, लंबाई के पाइप में DM द्रव्यमान का पानी बाहर निकलता है। DL लंबाई का पानी है पाइप से, है ना, DT समय में DL लंबाई के पाइप से DM द्रव्यमान का पानी बाहर निकलता है ना। तो अब देखो इसमें पानी बाहर निकलता है, तो पानी की रफ्तार होगी, वेग होगा पानी का, v क्या होगा dv वेग, है ना। तो अब देखो दूरी बराबर लगाओ, इसमें दूरी बराबर 4 इंटू समय, दूरी बराबर 4 इंटू समय। दूरी कितनी है dl, है ना, चाल कितना है इसका, वेग v है, और समय कितना है dt, v dt, dl बराबर v dt। अब देखो dl बराबर v dt। अब देखो लैम्बडा बराबर क्या है, लैम्बडा बराबर तो m बाई एल फिक्स है, ये तो एक अंक लंबाई का द्रव्यमान है, ये तो अपन को फिक्स रखना ही है, ठीक है। अब है ना m बाई एल, तो इसको देखो इधर लेते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा लैम्बडा एल। अगर dm हो तो लैम्बडा dl हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, लैम्बडा तो फिक्स रहेगा। अब इसमें लैम्बडा की वैल्यू रखें अपन, ये वाली वैल्यू वापस रखें, तो dm बराबर क्या आ जाएगा m बाई एल dl।
ये क्या आ गया डीएम की वैल्यू, ये डीएम की वैल्यू है ना, और डीएल है ना। अब देखो डीएल की वैल्यू यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं, या नहीं होते सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो डी एम बराबर क्या आ जाए, डी एम बराबर एम बाई एल, और डी एल क्या है वी डी टी। ये तो अपना डी एम निकल गया। कैसे निकाला मैंने, देखो अपन को करना क्या है, पाइप लेना है, पाइप में अपन को डी एल लंबाई का टुकड़ा लेना है, डी एल लंबाई में डी टी समय में डी एम द्रव्यमान बहेगा, तो डी एल लंबाई तो दूरी बराबर 4 × समय करके वेग तो वी है और डी टी समय है तो लगा दिया। अब अपने पास पता है कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होता है लैम्बडा बाई एम बाई एल। अब इसमें लगाएं तो एम बराबर क्या हो जाएगा लैम्बडा एल, अगर डी एम है तो लैम्बडा डी एल हो जाएगा। तो डी एम बराबर लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दो एम बाई एल, और डी एल की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। अपन को क्या निकालना है, डी एम ही निकालना है, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है वी डी एम बाई डी टी। अब यहाँ पर डी एम की वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ पर, तो देखो पुट करते हैं तो वी डी टी है ना, और इधर एम बाई एल इंटू वी डी टी आ गया। तो देखो यहाँ से ये डी टी से तो डी टी गया, और ये हो जाएगा एफ की वैल्यू क्या हो रही है एम वी स्क्वायर बाई एल है ना, एम वी स्क्वायर बाई एल। अब जो एम बाई एल क्या होता है, एम बाई एल क्या होता है लैम्बडा, तो एफ बराबर क्या आ रहा है अपना लैम्बडा वी स्क्वायर। ये क्या है कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है कि अगर पाइप में बहने वाले पानी के लिए अपन को उसका फोर्स निकालना है तो क्या करना होगा, उसका लैम्बडा मल्टीप्लाई कर देना है वेग से वी स्क्वायर से, उसका फोर्स आ जाएगा। और फोर्स हमेशा क्या होगा कांस्टेंट, ये बात याद रखना, फोर्स हमेशा कांस्टेंट होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे अपन को छोटे पाइप ये वाले ऐसे क्वेश्चंस। अब इसमें बोल देगा कि पानी का जो पहले फोर्स था वो कितना था, पानी का फोर्स 6000 न्यूटन था है ना। इधर इसकी जो त्रिज्या है रेडियस वो कितनी है बिग आर, इसकी रेडियस कितनी है छोटी आर है ना। तो इस वाले का वेग निकाल के बताओ, यहाँ वेग दे देगा अपन को वी कुछ है ना, तो इस वाले का वेग पूछ लेगा। इस वाले ये पानी बाहर से निकलेगा, ये एल लंबाई का पात्र है, एल लंबाई का पात्र है ना, एल लंबाई का पात्र, और इसका द्रव्यमान पानी का द्रव्यमान एम है। तो वेग बताओ इस रेडियस से निकलने पर वेग कितना होगा। तो अपन को देखो ये वाला चीज़ तो कांस्टेंट करनी है, ये वाली चीज़ कांस्टेंट करेंगे तो अपन देखो फोर्स यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर क्या है यहाँ पर वी डी एम बाई डी टी, और यहाँ भी क्या लगेगा वी डी एम बाई डी टी है ना। देखो यहाँ वी डी एम बाई डी टी और यहाँ वी डी एम बाई डी टी। अब देखो यहाँ पर वेग v1 है और यहाँ पर वेग v2 हो जाएगा, फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों को बराबर कर देंगे। v1 dm बाई डी टी बराबर v2 dm बाई डी टी, इन दोनों को बराबर करो, या फिर अपन इनको बराबर कर सकते हैं लैम्बडा v1 बाई स्क्वायर बराबर लैम्बडा v2 का स्क्वायर। अब देखो इन चीज़ों को बराबर करना बहुत आसान है। देखो लैम्बडा तो फिक्स है, ये तो ये कट जाएगा, लैम्बडा तो फिक्स है, तो v1 स्क्वायर बराबर होगा v2 का स्क्वायर। अरे लैम्बडा क्यों फिक्स होगा, लैम्बडा क्यों फिक्स होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर द्रव्यमान कम है, तो लैम्बडा फिक्स नहीं होगा। लैम्बडा 1 v1 स्क्वायर बराबर लैम्बडा 2 v2 स्क्वायर। यहाँ पर m1 बटे l1 होगा और यहाँ पर क्या होगा v1 स्क्वायर बराबर m2 बटे l2 v2 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा अपन को है ना, ऐसे करने होंगे क्वेश्चंस, वो आगे अपन करके देखेंगे। ठीक है, इतना मतलब इतना हाई लेवल का तो आएगा ही नहीं, मेरे को लगता है इतना हाई लेवल का नहीं आएगा। देखो हाँ इतना हाई लेवल का तो आएगा ही नहीं, ये वाली बात तो आएगी नहीं, इतना तो भाई आएगा ही नहीं, पर मेरे को ना आता था तो मैंने बता दिया। देखो इसमें क्वेश्चंस दे रखा है, देखो लैम्बडा दे दिया इतना, वेग ये वेग पूछा है ना। तो पानी की धारा के कारण ब्लॉक का त्वरण, इस ब्लॉक का त्वरण कितना होगा ये पूछा है। देखो वेग इसका कितना दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड। अब वेग दे दिया तो मतलब इस पे क्या लगाएगा, ये वेग फोर्स लगाएगा। अब इस पे तो फोर्स लग गया, इस पे तो फोर्स लगा दिया ना। अब क्या होगा, इस पे तो ये फोर्स लगाएगा, फोर्स क्या लगेगा F बराबर एम वी का फोर्स लगेगा। कितना एम वी का फोर्स क्या होगा
देखो एम बी का फोर्स क्या होगा, पानी धारा को बल लगाएगा, बल कितना लगाएगा, एफ बराबर लैम्बडा वी स्क्वायर, है ना। तो लैम्बडा कितना है 5 और वी स्क्वायर कितना है 2 दूनी का 4, तो एफ फोर्स लगाएगा 20 न्यूटन। अब यहाँ 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, इधर इसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसका ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है 5, तो ए बराबर क्या होगा एफ नेट बाई एम। तो एफ बराबर देखिए ये है ना, ये एफ बी डी से सीखेंगे अपन अभी कि ये कैसे आया, है ना, ये अपन सीखेंगे अभी। अब देखो दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, यदि पाइप का क्षेत्रफल ए हो वह बहने वाला पानी का घनत्व रो द्रव्यमान में हो। अब ये वाला दूसरा केस है। अब देखो इस वाले केस को मैं इधर ही समझा देता हूँ। क्या होता है कि अगर ये पानी का ये पाइप दे दिया, इसका पानी का पाइप का क्षेत्रफल दे दिया ये ए, ठीक है, और इसका वेग v दे दिया, ठीक है, और इसका घनत्व, इस जो पानी के अंदर घनत्व है, अब घनत्व रो दिया है, घनत्व क्या बराबर क्या होता है, रो बराबर m बाई वी होता है, m बाई वी मैंने बताया था क्या होता है m बाई वी। अब देखो dt समय में dl लंबाई का पानी बाहर निकल जाए, dt समय में dl लंबाई का पानी बाहर निकलेगा, तो देखो dl बराबर क्या हो जाएगा v dt, क्योंकि ये क्या है वेग इंटू समय, दूरी बराबर वेग इंटू समय किया है, यहाँ पर भी दूरी बराबर वेग इंटू समय किया, समय कितना है dt, है ना। तो देखो अब dl लंबाई में द्रव्यमान कितना होगा, रो बराबर m बाई वी क्या है यहाँ पर आयतन, क्या है आयतन, तो m बराबर क्या हो जाएगा रो वी वॉल्यूम। अब देखो dm वाला लेंगे अपन, है ना, तो देखो dm बराबर रो वी dv, डी वॉल्यूम है ना, तो dm बराबर रो, अब ये क्या है डी वॉल्यूम। अब देखो डी वॉल्यूम की वैल्यू, ये डी वॉल्यूम है ना, डी वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है आयतन, आयतन। अब देखो आयतन क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, आयतन क्या होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई। अब इसका क्षेत्रफल तो ए दे रखा है अपन को, और लंबाई की क्या दे रखी है इसकी एल डी एल, है ना, तो ए डी एल लंबाई के पात्र में ही तो लिया है अपन है डी एल कैसे आया है, आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया है ना। तो ए बराबर डी एल बराबर क्या है, ये रहा वी डी टी, तो ए बराबर वी डी टी यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ से एफ बराबर वी, क्योंकि ये डी एम की वैल्यू आई है यहाँ पर, ये डी एम की वैल्यू ये वाला है ना जो डी एम की वैल्यू निकाल ली है, एफ बराबर वी डी एम बाई डी टी, एफ बराबर वी। अब ये डी एम बाई डी एम की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे अपन नीचे से यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो डी टी से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। देखो इसके क्वेश्चंस कम आते हैं, है ना, लेकिन आते हैं ना जो ऐसे ही आते हैं, ऐसे ऐसे इस प्रकार के आसान से, तो अपन को ये वाला फॉर्मूला रट लेना है डायरेक्ट, है ना, और करके देख लेना, बहुत आसान है, हो जाएगा आराम से, है ना। इसका क्वेश्चन है, देखो देखो इसका घनत्व दे दिया है रो, है ना, देखो इसका घनत्व दे दिया रो 10 kg मीटर पर क्यूब, और इसका जे को क्षेत्रफल दे दिया ये, और इसका ये दे दिया। अब इस ब्लॉक का त्वरण निकालना है अपन को, है ना, तो इसको फोर्स लगाना है। फोर्स क्या है रो ए वी स्क्वायर, रो कितना है 10 और ए कितना है इसका 1। अब देखो एक क्या है सीएम में है, यही तो बात होती है, यहीं पे अपन ना फैल जाते हैं। यहाँ सीएम में दे रखा है, यहाँ मीटर में दे रखा है, और अपन एग्जाम में क्या करते हैं सीएम और मीटर को चेंज करते ही नहीं है, तो ये मीटर में चेंज होगा, और ये इसका वेग कितना होगा 2। अब देखो एफ बराबर ये तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, सीधा हो जाएगा। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थर्ड, अब पढ़ेंगे अपन मेन चीज़ क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थर्ड, ये है मेन चीज़। अभी इससे पढ़ते हैं अपन, ये इसमें आएगा मजा। NLM थर्ड, अब क्या पढ़ेंगे अपन NLM थर्ड। देखो NLM फर्स्ट पढ़ा अपन ने, वो क्या था जड़त्व का नियम, है ना। NLM सेकंड पढ़ा अपन ने, वो क्या था F बराबर dp बाई dt। इसे अपन एक तरीके से ये और कहते हैं IMT इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना। IMT भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि IMT में क्या होता है डेल्टा p बराबर f डी आई, और आई डेल्टा p बराबर क्या होता है, अब आवेग क्या होता है f dt, है ना। तो ये f बराबर डेल्टा p बाई डेल्टा t। तो ये NLM सेकंड को अपन क्या कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं, और NLM फर्स्ट क्या है जड़त्व का नियम है अपना, है ना। और NLM थर्ड क्या है रिएक्शन
एक्शन रिएक्शन, एक CTION एक्शन, और एक्शन के विपरीत क्या होती है, रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मतलब क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो परिणाम में समान व दिशा में विपरीत होती है। कैसे, धरती पे फोर्स लगाएंगे तो धरती विपरीत फोर्स लगाएगी, कितना, जितना न्यूटन का अपन ने लगाया उतना न्यूटन का धरती लगाएगी। तो क्रिया व प्रतिक्रिया बल अलग अलग बिंदुओं पर लगता है। ठीक है, अब देखो कैसे लगता है अलग अलग बिंदुओं पर। मान लो ये एक ब्लॉक है ना। अब प्रतिक्रिया बल क्या होता है, जो देखो एक्शन बल तो अपन फोर्स लगाते हैं, फोर्स एक्शन बल, रिएक्शन बल जो प्रतिक्रिया बल होता है ना। प्रतिक्रिया बल को अपन एन लिखते हैं, है ना, बहुत सी जगह एन लिखते हैं तो यार, है ना, क्या लिखते हैं अपन प्रतिक्रिया बल को, एन, क्या लिखते हैं, एन। अब जो देखो, अब ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स की देखो अपन चीज़ देखते हैं, बॉक्स में हमेशा जो नीचे बल लगता है धरती के, अब अगर ये बल लग रहा है तो इसका mg लगता है, तो अपन डायरेक्ट mg को कैसे लिखते हैं, नीचे mg। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो ये m लगता है ना, m हमेशा सेंटर ऑफ मास से लगता है। किससे लगता है, सेंटर ऑफ मास से, केंद्र बिंदु से। तभी तो सेंटर ऑफ मास पे कोई भी वस्तु है वो रुक जाती है। जैसे एक उंगली पर अपन वो पूरी की पूरी बुक को रख सकते हैं, कैसे, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट पे लग रही है। और बगल वाली जितनी एक, अब जैसे ये पेन है, इसको मैं एक उंगली पर डांटने की कोशिश करूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, क्योंकि अभी देखो कूलर की हवा चल रही है तो मैं रोक नहीं पा रहा, है ना। पर इसका सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है, बीच में, ऐसे रुकेगा तो। अब देखो इस जगह इनसे कोई मतलब थोड़ी है, इसका पूरा भार कहाँ लग रहा है, एक सेंटर ऑफ मास पॉइंट पर। तो इस जो ब्लॉक है इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में है, क्योंकि ये सममित वस्तु है ना, सममित वस्तु है, इसका सेंटर ऑफ मास केंद्र में है, तो इसका mg लगेगा इस जगह पे। अब ये क्या है, mg, ये क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। ये क्या है, Fg लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये जो क्या है, ये एक्शन बल है, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर और वस्तु को आकर्षित करती है, ये उसका क्या है, क्रिया बल है ना, ये क्रिया बल है। तो अब ये नीचे लग रहा है mg। अब लेकिन अब पृथ्वी दबाव के कारण अब ये वस्तु पर फोर्स लगाएगी, ये प्रतिक्रिया बल। अब ये प्रतिक्रिया बल जो रिएक्शन फोर्स है ना, वो यहाँ लगेगा, रिएक्शन फोर्स, और ये लगेगा n। अब देखो दोनों में अंतर समझ लो, लग तो दोनों वस्तु पर रहे हैं, लेकिन जो एक्शन फोर्स है वो संपर्क सतह पर लगता है हमेशा। ये कहाँ लगता है, संपर्क सतह पर। कहाँ लगता है, संपर्क सतह पर। हमेशा कहाँ लगेगा, ये संपर्क सतह पर। कहाँ लगेगा, देखो दोनों बल बराबर होंगे। अगर वस्तु है जो एक धरती पर रखी है ये वस्तु, तो दोनों बल बराबर होंगे, n, क्योंकि वस्तु रेस्ट पर रखी है तो n बराबर क्या होगा, mg। लेकिन दोनों बल की जो दिशा है वो अलग अलग है। पहली बात तो n ऊपर की तरफ लगेगा और mg नीचे की तरफ लगेगा, और दोनों बल लगे भी अलग अलग जगह पे रहे हैं। mg इस जगह से लगेगा हमेशा, mg, और संपर्क बल n है जो इस जगह से ऊपर लगेगा, n। अब देखो कैसे, अब देखो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, दोनों वस्तु बल लगाएंगी, तो देखो वस्तु n, वस्तु ये वाली वस्तु ये भी n लगाएगी नीचे को, तो इसका n तो होगा नीचे को, और इसका n पृथ्वी लगाएगी, उसका n होगा ऊपर को। अब अपन इस वाले जो वस्तु का जो प्रतिक्रिया वाला होता है उसको तो अपन लेते नहीं है, अपन लेते हैं पृथ्वी वाले को, क्योंकि एक को ही लेना है अपन को, तो ये हमेशा संपर्क सतह से लगता है। अब देखो मान लो दो ब्लॉक रखे हैं, है ना, तो दो ब्लॉक में देखो ये वाला ब्लॉक 1 है ना, ये वाला ब्लॉक 2 है, तो देखो इस जगह पे संपर्क बल लगेगा। तो ये वाला ब्लॉक है नीचे वाला, ये तो फोर्स ऊपर लगाएगा, और ऊपर वाला बॉक्स है वो फोर्स नीचे को लगाएगा। अब अपन कहेंगे कि नीचे और दोनों का एक एक फोर्स, इसका mg नीचे लगेगा और इसका mg नीचे लगेगा। ये वाली बात समझ आई। देखो संपर्क सतह पर बल दोनों लगते हैं, ये इधर भी इधर भी। अब मान लो इधर कोई वस्तु रखी है और इधर कोई वस्तु रखी है ना, इन दोनों के बीच संपर्क बल n लगेगा। अब n देखो ये वाला बॉक्स है वो इधर वो बल लगाएगा n, ये वाला बॉक्स है इधर n लगाएगा। अब अपन कहेंगे और ये दोनों, इनका जो mg है वो तो नीचे ही लगेगा। ये वाली बात समझ आ रही है ना, mg तो नीचे ही लग रहा है, तो ये इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब इस क्रिया रेखा पर बल कौन से लग रहे हैं, एक तो n इधर लग रहा है, एक n इधर लग रहा है। अब n
देखो एन इसका इधर लग रहा है, एन इसका इधर लग रहा है। अब मान लो किसका एन ज़्यादा होगा, अब जिसका एन ज़्यादा होगा वो उसको दूसरी तरफ ढकेल देगा। मान लो इस ये वाला बॉक्स है, इस पर जो फोर्स लग रहा है इधर, ये वाला बॉक्स इधर फोर्स लगा रहा है, ये वाला फोर्स ज़्यादा है ना, ये वाला इसका फोर्स है वो ज़्यादा है, तो वस्तु कितनी किधर जाएंगी, इधर, क्योंकि इस वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये वस्तु का फोर्स ज़्यादा है। मान लो दो आदमी एक दूसरे को दबाव लगाएं, एक मैं हूँ एक तुम हो, दोनों एक दूसरे पर हाथों पर से प्रेशर लगाएं, तो तुम्हारा फोर्स इधर होगा, मेरा फोर्स इधर होगा। अब मेरा फोर्स ज़्यादा होगा तो तुम पीछे को जाओगे और मैं भी आगे को जाऊँगा, क्योंकि मेरा मुँह तो इधर ही है, दोनों इस दिशा में जाएंगे। अगर तुम्हारा फोर्स ज़्यादा होगा तो इस दिशा में जाएंगे। समझ आ रही है ना ये बात, क्योंकि एन होता है वो दोनों तरफ लगता है हमेशा, और रेस्ट पर एन सदैव होगा एम जी के बराबर। एन सदैव किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर। अब यहाँ से अपन को एक चीज़ तो मिल गई, एन और एम जी में संबंध। अब देखो, अब अपन को क्या करना है कि अब अपन को एफबीडी बॉडी डायग्राम बनाना सिखाना है, और वो मैंने सिखा ही चुका हूँ पहले ही। अपन को बस एन की डायरेक्शन और एन लग रहा है वो देखना है। कैसे, देखो मान लो ये बॉक्स ज़मीन पर रखा है, शुरुआत धीमे से करते हैं ना, तो इसका एम जी लगेगा नीचे, इस पर जो एन लगेगा वो ऊपर लगेगा। अब इसको एन अपन को देखो डायरेक्शन इधर लगेगी एन, तो ये इसका एफ बी डी हो गया। अब देखो नेट फोर्स दोनों वस्तु सामने पर है, तो देखो एफ क्या होगा, एफ नेट क्या होगा यहाँ पर, ये क्या है, टोटल बल। क्या है, टोटल बल। एक बल तो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, एक बल ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। एक बल को अपन को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव लेना है। मान लो ऊपर की डायरेक्शन हम हमेशा सदैव पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो एन माइनस एम जी हो जाएगा, एन माइनस एम जी हो जाएगा। सीधी सी बात है, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये अब देखो संपर्क, अब ये स्थिर अवस्था में है तो एन बराबर, अब देखो यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, वस्तु ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, ना तो नीचे जा रही है, तो ये जीरो है। तो इसका मतलब एन बराबर यहाँ पर क्या है, एम जी, जीरो हो गया। तो ये तो हो गया सिंपल डायग्राम एफ बी डी, सामान्य एफ बी डी, ठीक है। अब मान लो थोड़ा एक्स्ट्रा एफ बी डी देखते हैं। कैसे, मान लो ये देखो एक बक्सा, इस पर एक और बॉक्स और इस पर एक और बॉक्स। देखो अलग अलग संपर्क सतह। अब इसमें संपर्क सतह कितनी हो गई, अगर ये पृथ्वी पर रखे हैं तो इन पे संपर्क सतह कितनी हो गई। देखो इन दोनों के मध्य एक संपर्क सतह, इन दोनों के मध्य एक संपर्क सतह, इस और इस धरती के मध्य एक संपर्क सतह, इसके संपर्क सतह कितनी हो गई, 4। तो 4 ही बल लगेंगे। कितने बल लगेंगे, 4। अब देखो, अब अपन को अलग अलग का अब एफ बी डी बनाने का मतलब क्या होता है, एफ बी डी होती है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होती है एफ बी डी, एफ बी डी क्या होती है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब अलग अलग बॉडी को फ्री करो और उसका डायग्राम बनाओ। अब देखो अपन पहली बार अलग अलग बॉडी का डायग्राम बनाते हैं। एफ बी डी, एक बॉडी है ये 2 बॉडी है, 3 बॉडी है अपने पास, तीनों का अलग अलग एफ बी डी बनाएंगे अपन। देखो ये वाली एफ बी डी, ये वाली है ना, इस पर 2 संपर्क सतह लग रही है, यहाँ पर एन लग रहा है। अब ये वाला एन है, इसका ऊपर लगेगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाला फोर्स है वो इसको, अभी ये स्थिर अवस्था में है, अभी तो कहीं चल नहीं रही है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स, अभी ना तो वस्तु नीचे जा रही है ना वस्तु ऊपर जा रही है, तो ना तो कोई वेग लग रहा है ना कोई त्वरण लग रहा है। तो ये सब चीज़ तो अपन को अलग रखनी है ना। ऐसे भी केस आएंगे जिनमें वस्तु नीचे जाएगी, वस्तु ऊपर जाएगी, वस्तु त्वरण से जाएगी, वस्तु वेग से जाएगी, वस्तु पे धक्का देंगे अपन, सारे केस आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। कूलर से तो खांसी हो गई है ना। तो मान लो इसका डायग्राम देखते हैं, तो इस वाली वस्तु पर देखो, इसका तो एक तो लगेगा एम जी, है ना, ये 1 वस्तु है क्योंकि इसका खुद का द्रव्यमान होगा और इस पर फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा mg। अब देखो इस पर n1 लग रहा है, यहाँ पर ये संपर्क सतह है, इस पर n1 इधर ऊपर लग रहा है ना, इस पर n1। अब देखो इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, एक पॉइंट मान लिया, इसको नीचे मन लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है n1। ये थोड़ा आसान तरीका हो गया ना,
mg और n1 वाला, ये आसान तरीका हो गया है ना, mg और n1 वाला आसान तरीका हो गया। अब fbd इसका हो गया। अब fbd अपन इसका लिखते हैं, इसका इस वाले पे देखो कितने फोर्स लग रहे हैं। देखो इसका खुद का द्रव्यमान लग रहा है mg नीचे, इस पर देखो एक संपर्क सतह n1 तो लग ही गया है। अब देखो इसका ये इस पे n1 लगा रहा था और क्रिया का प्रतिक्रिया ये भी इस पर n1 लगाएगा, n1 ही तो लगाएगा, दोनों बिंदुओं पर n फिक्स है। अपन को पता है क्रिया का प्रतिक्रिया होगी, n फिक्स है तो इधर n1 लगेगा इस पर उसका, ठीक है। अब इस संपर्क सतह ये धरती लगाएगी इस पर n कितना, ये धरती कितना लगाएगी, ऊपर लगाएगी n2। तो अब देखो अब इसको लिखेंगे अपन पॉइंट डायग्राम में। तो इस पर देखो एक डायग्राम तो नीचे mg लग रहा है, एक इस पर n1 लग रहा है नीचे, और एक इस पर फोर्स लग रहा है n2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें एक लफड़ा और है क्या, एक ही संपर्क सतह ये भी तो है। अब इस पे ये संपर्क सतह पर n3 देखो, ये इधर n3 लगाएगा, ये इस पर n3 लगाएगा, ये इस पर n3 लगाएगा, तो इस पर ये इधर इस डायरेक्शन में n3 लगाएगा, है ना। तो एक फोर्स इस तरह लिखना है अपन को n3, ऐसे बनेगा fbd, ठीक है, ऐसे बनेगा fbd। और अगर मान लो इस पूरी वस्तु पर फोर्स लगाया जाए अपन F इधर फोर्स लगाते हैं, इधर फोर्स लगाते हैं, तो हर वस्तु पर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा। अब इस पर नीचे वाली वस्तु पर लगा रहे हैं अपन फोर्स, नीचे वाली वस्तु पर, तो इस पर देखो एक फोर्स इधर भी लग रहा है F, तो ये हो गया इसका F। अब देखो सब बलों को बराबर करना है, n2 बराबर किस में आ जाएगा, अगर सामने पर है वस्तु स्थिर अवस्था में है तो n2 बराबर mg प्लस n1 होगा। इस बॉडी के लिए सिर्फ 2 नंबर बॉडी के लिए, है ना। n3 बराबर क्या हो जाएगा f के। अब f की वैल्यू दे रखी है तो n3 की वैल्यू निकाल देंगे अपन यहाँ से, mg की वैल्यू दे रखी है और n1 की वैल्यू दे रखी है तो n2 की वैल्यू निकाल देंगे, वो अपन क्वेश्चंस में सीखेंगे कैसे करना होता है ना। अब fbd अपन इस 3 नंबर वाले बॉक्स का देखते हैं। तो देखो 3 नंबर वाले बॉक्स पर 2 ही 1 लग रहे हैं, एक तो ये धरती माता का n लग रहा है n4, है ना, एक फोर्स लग रहा है इस पर, है ना, और एक क्योंकि ये फोर्स इस पर लग रहा है, इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, गलत बात, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है क्या, इस पर फोर्स तो लग रहा है, इस पर लग रहा है फोर्स, तो बस इस वाले बॉक्स पर फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, गलत बात है। जब फोर्स जिस बॉक्स पे लगे उसी बॉक्स पे लगाना है अपन को। अब देखो 3rd नंबर पर देखो, और इस पर ये जरूर लग रहा है n3, n1 यहाँ लगा, n2 यहाँ माना अपन ने, n3। अब देखो इधर n3 इसका इधर लगेगा, इस वाले बॉक्स का इधर, इस वाले बॉक्स का तो इधर लगा जो अपन ने ये मान लिया, अरे हाँ, इस वाले बॉक्स का तो इधर लगा, किस वाले बॉक्स का, इस वाले बॉक्स का इस पर कितना लगा n3। अब इस वाले बॉक्स का इस पर कितना लगेगा n3 इस डायरेक्शन में, तो इस वाले बॉक्स का इस तरह कितना लगेगा न3। तो देखो इसका पॉइंट बिंदु ये तो हो गया n4 ऊपर की तरफ ये वाला, और इसका n3 इस वाले बॉक्स का n3 कितना लग रहा है इधर n3, और इधर नीचे इसका mg लग रहा है। ये है इसका fbd डायग्राम, समझ आया। अपन को देखो विपरीत डायरेक्शन में लगाना है हमेशा, जिस बॉक्स पर लेना है उस बॉक्स पर, ठीक है। देखो अब अपन है ना, देखो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये एक बॉक्स है 5 kg का, इस पर अपन ने फोर्स लगा दिया F 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, है ना। तो 5 kg का त्वरण कितना होगा, मतलब ये चलेगा, फोर्स लगाएंगे, अब ये स्थिर अवस्था में है, फिर ये चलना स्टार्ट करेगा, तो इसका त्वरण कितना होगा। तो देखो F नेट बराबर क्या लगाना है अपन को, हमेशा F नेट बराबर अपन को ma लगाना है। क्या लगाना है ये हमेशा याद रख लो, F नेट बराबर ma, है ना। अब देखो F नेट बराबर ma लगाना है, ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखो। क्या लगाना है F नेट, और देखो F नेट टोटल कितना लग रहा है यहाँ पर 10, क्योंकि देखो इसका द्रव्यमान mg नीचे लग रहा है, जो संपर्क सतह है और संपर्क बल से कोई लेन देन नहीं है mg का। तो F नेट बराबर कितना है 10, m कितना है इस यहाँ का 5, और a कितना है निकालना है, तो a बराबर कितना है जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 5 दूनी का 2, है ना, ये आ गया इस तरह। अब देखो सतह पर प्रतिक्रिया बल, देखो अपन को कुछ फॉर्मूले, मैं तुम्हें ना कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ हमेशा। देखो इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए फॉर्मूले याद कर लो, हमेशा कुछ फॉर्मूले होते हैं। देखो एक तो F नेट बराबर लगाना है अपन को m टोटल और a, ये वाला
ये एम टोटल क्या है, टोटल मास, और ए क्या है, जो उस पूरे बॉक्स का, पूरे पूरे जो निकाय है ना, निकाय सिस्टम का त्वरण निकलेगा, ये पूरे सिस्टम का, ठीक है ना। अब देखो ए बराबर त्वरण निकालने के लिए हमेशा एफ नेट बटे एम टोटल, एम टोटल हमेशा हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है अपन को। अब ये एफ नेट क्या होता है, ये वाला नेट होता है ये पूरा टोटल फोर्स, ये जो फोर्स इधर उधर लग रहे हैं ना, ये टोटल एफ नेट है, इस पॉइंट पे लग रहा है जो एफ नेट, समझ गया। अब देखो सतह पर प्रतिक्रिया बल क्या होता है, मान लो 5 kg का बॉक्स है ना, नीचे इस पर क्या लगेगा एम जी, एम कितना होगा 5 × g, 5 × 10 मतलब 50 का, है ना, और ऊपर लगेगा n, तो एफ नेट बराबर क्या लगाना है अपन को हमेशा एम ए, एम टोटल लेना है, ये वाली बात ही हमेशा याद रखनी है। एफ नेट क्या होगा, अब देखो एफ नेट पॉइंट मास बनाओ, नीचे 50 लग रहा है, ऊपर n लग रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लो, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव लो, तो एफ नेट बराबर क्या आ रहा है m - mg, m - mg मतलब n - 50, ये एफ नेट है। तो एफ नेट कितना है n - 50 बराबर एम टोटल कितना है, यहाँ पर टोटल निकाय का सिस्टम का द्रव्यमान कितना है 5, और ये ए कितना है निकालना है, तो देखो n है ना, अब एक की तरह, अब देखो त्वरण तो है ही नहीं, वस्तु गति कर रही है नहीं कर रही, ए 0 है, ए बराबर 0 है, तो ये 0, तो एन बराबर कितनी आ रही है 50 न्यूटन, क्योंकि वस्तु का वेग तो दिया ही नहीं है अपन को, कहीं त्वरण दिया ही नहीं है, वस्तु को गति कर ही नहीं है रही है ना, तो ये सतह पर ये हो गया। अब देखो अपन एक देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो नहीं समझ आए तो मुझे बताना। ये 2 kg का बॉक्स है, इधर अपन ने इस पर 20 न्यूटन लगा दिया, इधर अपन ने इस पर 10 न्यूटन लगा दिया, तो 20 kg का बॉक्स है, देखो इस पर नीचे mg लग रहा है, नीचे mg से कोई मतलब ही नहीं है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपन को क्या करना है एफ नेट बाई एम ए ज्ञात करना है, एफ नेट बाई एम ए, एम टोटल और ए ये लगाना है अपन को। अब देखो एफ नेट लगाते हैं इस पर एफ नेट कितना है, देखो इस पर इधर डायरेक्शन में तो 20, इस डायरेक्शन में 10, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि सीधी बात है ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, तो 20 - 10 कर दो, और इधर एम टोटल कितना है इसका 2, और ए निकालना है, तो ये 10, तो ये 2a, ये आ जाएगा 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, आ गया, सिंपल है ना। अब मान लो कोई वस्तु है, ये 2 kg की वस्तु है ना, अब 2 kg की वस्तु है, इस पर अपन ने फोर्स लगा दिया इधर 10 न्यूटन, और ये एंगल दे दिया इसने 53 डिग्री, तो वही अपन को तो घटक करने हैं और फोर्स निकालना है। अब देखो इसका ए नेट निकालना है, एक तो अपन को ए नेट है ना, इस वाले को क्वेश्चन का एक तो ए नेट निकालना है, और एक सतह पर अभिलंब बल, मतलब अभिलंब बल निकालना है अपन को एन, एक इसका एन निकालना है। अब देखो पहली बात तो फोर्स निकालो, ये फोर्स इस डायरेक्शन में 53, इधर 10 cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा वाले एंगल से है, 10 cos 53 cos 53 की वैल्यू क्या होती है 10 × 53 होता है, cos 53 मतलब छोटा वाला, बड़ा है तो छोटा लो, 3/5 मान दो नहीं का 10 कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। अब इधर क्या हो जाएगा 10 sin 53 बड़ा है तो बड़ा वाला, साइन के लिए बड़ा है तो बड़ा वाला, 4/5 2 4 दूनी का 8 न्यूटन। तो देखो ऊपर तो 8 न्यूटन लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है 6 न्यूटन, तो देखो चलाने वाला बल तो इस दिशा में कितना है 6 न्यूटन, चलाने वाला कितना है बल 6 न्यूटन है ना, और ऊपर उठाने वाला बल कितना है 8 न्यूटन, ठीक है, ऊपर उठाने वाला बल कितना है 8 न्यूटन। अब देखो चलाने वाला बल से देखते हैं एफ नेट, इस दिशा का बल देखते हैं अपन, एफ नेट बराबर एम टोटल ए। अब देखो एफ नेट कितना है 6 न्यूटन चलाने वाला, और एक एम कितना है टोटल 2 और ए ये, तो ए बराबर किस है, इस दिशा में त्वरण कितना आ गया, ए कितना आ गया इस दिशा में 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर निकाल दिया अपन ने। अब देखो ऊपर लग रहा है एन, अब देखो इस सतह संपर्क सतह 2 kg का बॉक्स है, नीचे तो mg लग रहा है ना, ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर इस पर एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, और इस पर ऊपर संपर्क सतह पर ऊपर कितना लगता है n लग रहा है, और 8 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है। तो देखो बिंदु मास देखते हैं तो n भी लग रहा है और 8
8 न्यूटन भी लग रहा है और नीचे mg लग रहा है। तो एफ नेट बराबर इसमें क्या लगाना है अपन को, यहाँ भी एफ नेट बराबर एम ए लगा दो। एफ नेट कितना है देखो, अब देखो अब अपन को कैलकुलेट करना है कि किस दिशा में जा रहा है। देखो नीचे mg लग रहा है, mg कितना है 2 दूनी का 20, क्योंकि 2 और 10 20, नीचे तो 20 लग रहा है और ऊपर 8 और 1 n लग रहा है ना। तो अपन को ऊपर वाली डायरेक्शन से देते हैं, देखो 8 प्लस n माइनस 20, ये तो क्या हो गया एफ नेट, क्योंकि ये दोनों तो प्लस हो रहे हैं, ये इसमें से घट जाएगा, दोनों में से घट गया, और m टोटल 2 और a निकाल देना है। और देखो ये कितना हो गया n माइनस 16 बराबर 2a। तो देखो n कितना आ जाएगा, अब देखो अब n 2a कितना है, a भी तो दे रखा है ना अपन को। अब देखो इस दिशा में कोई त्वरण है, इस दिशा में कोई त्वरण नहीं है, तो ये तो हो जाएगी वैल्यू 0। तो n बराबर क्या आ रही है 16 वैल्यू आ रही है, नहीं 12 है, नहीं 20 में से गया तो 12 बचा 12, तो n बराबर 12, क्योंकि y दिशा में कोई त्वरण है ही नहीं है, y दिशा में तो कोई त्वरण है ही नहीं, है ना। तो ऐसे अपन को करना है। और भी क्वेश्चन सिखाता हूँ मैं, देखो देखो एक और क्वेश्चन सिखाता हूँ मैं तुमको कि ये वाला देखो, मान लो ये वाला फोर्स है, एक बॉक्स 2 kg का ले दिया, एक बॉक्स 3 kg का ले दिया, है ना। अब इसमें बोल रहा है कि निकाय का पहले तो त्वरण निकालो, है ना, और 2 और 3 kg के बॉक्स के बीच में जो लगने वाला संपर्क बल है, ये वाला बल n, ये निकालो, है ना। एक तो त्वरण निकालना है अपन को और निकाय का। अब देखो एक अलग अलग एफ बनाते हैं, इस 2 kg का एफ बनाना सीखो। 2 kg के एफ पर इसके द्वारा बल लगाया गया बल कितना है, n लग रहा है इस पर n, है ना। और इस पर फोर्स कितना लगा रखा है, इसमें फोर्स और लग रहा है 15 न्यूटन का, इस पर फोर्स कितना लगा है 15 न्यूटन का। अब इसका एफ बना दिया और नीचे इस पर क्या लग रहा है mg, ये तो इसका एफ हो गया, क्योंकि देखो ये 3 kg वाला n लगाएगा इस पर इस दिशा में। अब देखो 3 kg वाला बॉक्स है, इस पर देखो इधर तो फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन इस पर इसका एक बल लग रहा है क्या n, है ना। और नीचे क्या लग रहा है इसका mg 30, इसका mg 20, है ना। तो देखो अब इस किसी के भी एफ से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस पर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो n की वैल्यू अपन निकाल ही नहीं सकते हैं इस दिशा में, इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पर देखो f इधर लग रहा है और n इधर लग रहा है। तो एफ नेट बराबर क्या करना है अपन को, m टोटल a, एफ नेट बराबर क्या करना है m टोटल a। अब इस निकाय के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो m टोटल इसका कितना है 2 और a कितना है अपन को निकालना है, और एफ नेट कितना है 50 माइनस n, इसका एफ नेट हो गया, है ना। अरे रुको 2 क्यों, अरे m टोटल लेना होता है ना अपन को, तो टोटल तो इस निकाय का टोटल कितना है इस निकाय का 5 5 5। अरे यार एफ से करना सिखा रहा था ना, मैं गलत कर रहा हूँ यार। एफ से अब इसका निकाय का 2, ए अपन को निकालना है, ए तो अपन ने निकाला ही नहीं, ए निकालना सिखाया ही नहीं मैंने अभी तक तुम्हें, ए निकालना तो सिखाया ही नहीं, पहले एफ बनाना सिखा रहा। देखो ए निकालते हैं ना कैसे, अब इस निकाय का तुरंत निकालना है अपन को। अब देखो इस निकाय को पहले तो एक निकाय मानो, इस निकाय को, ये पूरा निकाय ना, इसको एक निकाय मान लो, इसका मान लिया 5 kg, है ना। तुरंत निकालना सिखा रहा हूँ। इस निकाय का पूरा एक निकाय मान लिया और निकाय पे लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, क्या लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब इस निकाय पर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखो तो ये निकाय किधर जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में ए जाएगा। अब देखो कैसे होता है, एफ नेट कितना लग रहा है 50, देखो एफ नेट बराबर एम ए लगाना है अपन को। एफ नेट कितना है 50 न्यूटन और एम कितना है 5, ए निकालना है, तो 5 दूनी का 10, ये बराबर 10 आ गया। अब इस निकाय के लिए अपन को एफ नेट लगाना है यहाँ पर, इस निकाय के लिए। अब देखो एफ नेट कितना है 50 माइनस एन, एम इस निकाय का कितना है 2 और ए कितना है अपने पास 10। तो अब यहाँ से 50 माइनस एन इजकल टू 20। अब देखो 20, ये एन इधर ले जाओ, ये 20 माइनस का हो जाएगा, तो एन इजकल टू आ जाएगा 30 इस निकाय के लिए। अब इस निकाय पे भी एन कितना लग रहा है 30, तो एन निकाल लिया अपन ने, ए निकाल दिया। ऐसे होता है क्वेश्चंस। अब देखो
इस निकाय से भी कर सकते हैं अपन। कैसे? देखो इस निकाय है, अब निकाय का टोटल त्वरण कितना है, ए बराबर 10 मीटर पर सेकेंड इस दिशा में, और फोर्स कितना है, ए एन। अब देखो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एन प्लस एफ नेट, एफ नेट इजकल टू एम ए। एफ नेट कितना लग रहा है, एन, और एम कितना है इसका 3, और ए कितना है इसका 10 आ गया, एन बराबर 30। देखो ए इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहे हैं, एन और 30 ये इससे निकाल लिया। किसी से भी निकाल सकते हैं अपन, बस एफ बी डी बनाना आना चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अलग लगे याद है ना। देखो एक क्वेश्चन ये है 7 kg का, और ये है 8 kg का। इस पर अपन ने 20 न्यूटन लगा दिया, इस पर अपन ने 5 न्यूटन लगा लिया। सबसे पहले इसका ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए। कैसे? अब देखो टोटल द्रव्यमान को ले लिया 7 और 7 14 और 1 15। अब इस पर तो 5 लग रहा है, इधर इस पर 20, तो अपन को पता है 20 ज़्यादा है, तो इस डायरेक्शन में इसका ए लगेगा, तो इस डायरेक्शन को अपन को पॉजिटिव लेना है। कैसे? एफ नेट बराबर क्या करना है अपन को, एम टोटल ए करना है। एफ नेट कितना है, देखो 20 माइनस 5 बराबर एम टोटल कितना है 15, और ए 20 माइनस 15, ए बराबर कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड हुआ। अब अपन को क्या निकालना है, n1 निकालना है अपन को, n निकालना है यहाँ पर, इस डायरेक्शन पर n निकालना है। n निकालना सीखते हैं, चलो n निकालना कैसे सीखेंगे अपन। देखो एफ बी डी बना दो 7 का, 7 पर फोर्स लग रहा है 20, दोनों से मैं बताऊंगा। इस पर लगेगा n है ना, इस दिशा में, तो इसका देखो 20, तो एफ नेट बराबर, और ए कितना है इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एफ नेट बराबर क्या लगा देना है अपन को, एम ए। एफ नेट कितना है 20, और ये विपरीत दिशा में एन, और एम कितना है इसका 7 है ना इस ब्लॉक का, और ए कितना है इसका 1, तो 20 माइनस एन बराबर 7, 20 माइनस 7 बराबर एन, तो एन बराबर क्या हो गया 13 न्यूटन आ गया। कितना आ रहा है 13। अब देखो अगले वाले से करते हैं अपन, अगले वाले से 8 वाले से करते हैं। 8 वाले पे एन कितना लगेगा, एन इधर इस डायरेक्शन में है ना, एन इधर लगेगा, और ए इधर ही है ना, और फोर्स और लग रहा है इस पर 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का। तो एफ बी डी बनाते हैं। एफ नेट कितना होगा, एन, देखो मेन डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, तो इस वाली चीज़ को पॉजिटिव लेना है। एन माइनस 5 न्यूटन बराबर एम ए, एम कितना है इसका 8, और ए कितना है 1, तो एन माइनस 5 बराबर 8, एन बराबर टोटल आ गया 13। कहीं से भी निकाल लो आ गया एन। तो अब देखो कहीं से भी निकालो आ गया एन। अब देखो अगला एक और ब्लॉक देखते हैं। हाँ देखो एक क्वेश्चन देखते हैं 2 kg का, ये है 3 kg का, और ये मान लो 5 kg का। इधर क्या लगेगा n1, इधर क्या लगेगा n2, ठीक है। 2 डायरेक्शन, इधर फोर्स लगा दिया इसने 300 न्यूटन, इधर फोर्स लगा दिया इसने 400 न्यूटन है ना, 400 न्यूटन। तुरंत कैसे निकालेंगे अपन को, डायरेक्ट टोटल मास लेना है। एफ नेट कितना है 400 माइनस 300 बराबर एम ए, एम कितना है टोटल 5 और 3 8 और 2 10, 10 ए। तो देखो 100 बराबर 10 ए, 10 से 10 गया, ए बराबर आ गया इसका 10। टोटल निकाय का त्वरण इस दिशा में कितना आ गया 10, कितना आ गया टोटल निकाय का त्वरण इस दिशा में कितना आ गया 10। ये तो अपन को ए निकालना, तो अपन को अच्छे से आ ही गया। अब अपन एफ बी डी बनाते हैं। देखो n1 निकालनी है तो इसका एफ बी डी बना दो, चाहे इसका एफ बी डी बना दो, बात एक ही है। n2 निकालनी है तो इसका एफ बी डी बना दो, इसका एफ बी डी बना लो। देखो अब इसमें 2 एफ बी डी बन रहे हैं, इसमें दोनों लग रहे हैं, एक तो n1 भी आ रहा है इसमें और एक n2 भी आ रहा है, तो इसको एफ बी डी नहीं बनाना है अपन को। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों आ रहे हैं, तो दोनों में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसका और इसका एफ बी डी बनाना है, हमेशा बीच वाले का एफ बी डी नहीं बनाना होता है। क्यों? क्योंकि अपन को फास्ट निकालना है n1 n2, समझ गए। तो देखो 2 बाजे बॉक्स का एफ बी डी बनाते हैं। 2 पर देखो n1 इस दिशा में लग रहा है ना, और इस दिशा में इस पर 400 न्यूटन लग रहा है, और इस दिशा में इस पर ए जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो एफ नेट क्या हो गया, एफ नेट हो गया 400 माइनस एन, एफ नेट हो गया। एम ए कितना हो गया, एम कितना है इसका 2, और ए कितना हो गया इसका 10, तो 400 माइनस एन बराबर 20 हो गया। एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बराबर 400 माइनस 20 बराबर आ जाएगा n1 कितना आ रहा है 380। n1 निकालते हैं अपन ने, है ना। अब इस वाले का एफ बी डी बनाते हैं। इस वाले का एफ बी डी बनाएंगे तो 5 kg का एफ बी डी पे इधर कितना लग रहा है 300 न्यूटन, इधर कितना लगेगा n2, क्या लगेगा ये n2 लगेगा ना, n2, और इस पर ये टोटल फोर्स कितना है 10 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर का, है ना। अब देखो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स देखो अब देखो वेग इधर जा रहा है तो वस्तु तो ये वाली चीज़ हमेशा ज़्यादा होगी पॉजिटिव वाली, तो n2 माइनस 300 लेंगे। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन का पॉजिटिव लेने, है ना। तो n2 और f बराबर क्या हो रहा है 2 5 इंटू 10, तो n2 इजिकल टू माइनस 300 बराबर 50। तो n2 बराबर कितना आ रहा है 50 प्लस 300, ये n2 बराबर कितना आ रहा है 350। अब देखो तुम इस वाले का डायग्राम बनाओ, इस वाले का डायग्राम बनाओ, FBD बनाओ और दोनों को और इसमें से n1 और n2 निकाल के मुझे बताओ, आराम से सीख जाओगे। चलो अब अपन है ना कल नत्तल वाले क्वेश्चंस करना सीखेंगे। अगर ये ना समझ आए ना यहाँ तक तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है।